अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। विस्तार विशेष में सबसे पहले बात संस्कार धानी जबलपुर की, जहां गेहूं माफिया सक्रिय है। गेहूं माफिया बेहद शातिराना अंदाज में सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। मामले का खुलासा हुआ तो देखने वाले भी हैरान थे, क्योंकि अच्छे गेहूं के पीछे सड़ा घुना गेहूं इस तरह छिपा कर रखा गया था कि उसे पकड़ना आसान नहीं था। कैसे हुआ ये खुलासा और कैसे काम करता है पूरा गिरोह, देखिए जबलपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। संस्कार धानी में सक्रिय गेहूं माफिया, करोड़ों रुपए में खरीदा माल निकला घटिया। ये तस्वीरें गवाह हैं कि जबलपुर में किस तरह से सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर जो गेहूं खरीदा गया, उससे उड़ती धूल बताती है कि लंबे स्तर पर गेहूं का घोटाला किया गया, यानी धान खरीदी के बाद गेहूं खरीदी घोटाला किया गया है। खुलासा बरगी विधायक नीरज सिंह की शिकायत पर हुआ। विधायक नीरज सिंह ने अधिकारियों के साथ वेयरहाउस का निरीक्षण किया तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ अच्छे गेहूं के बीच में सड़ा हुआ और घुन लगा हुआ गेहूं रखा जा रहा था। और अभी जांच होने की आवश्यकता है। दीक्षित जी का वेयरहाउस है, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ गढ़ा में उनकी कोई दुकान है, वहीं पर किसानों के द्वारा बताया गया, और अभी उनके और भी वेयरहाउस हमारे यहाँ है। लगभग ऐसा मैंने सुना है कि उनके 20 एक वेयरहाउस है। एमपी में गेहूं घोटाला, चरगवा के सूखा भरतपुर सहकारी समिति कर रही खरीदी। राघव वेयरहाउस में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया। 15 दिनों से किसानों से गेहूं खरीदी जारी। नए गेहूं के साथ सड़े और घुने गेहूं का भंडारण। पूरी प्लानिंग के साथ किया गया घोटाला। सामने रखा गया अच्छा और नया गेहूं, सड़े और घुन वाले गेहूं को पीछे रखा गया। अब तक 212 किसानों से 25,800 क्विंटल गेहूं की खरीदी। मार्कफेड ने 20,000 क्विंटल की स्वीकृति दी। 4 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान भी हो चुका। मामला उजागर हुआ तो प्रशासन में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि ये घोटाला किसी अकेले की बस की बात नहीं है। वेयरहाउस संचालक से लेकर प्रशासन के भी कई अधिकारियों के हाथ इस घोटाले की कालिक से रंगे नजर आए। कलेक्टर ने तत्काल 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की और राघव वेयरहाउस को सील कर दिया। इतना ही नहीं, जिले के दूसरे वेयरहाउस की जांच के निर्देश भी दे दिए। मोटे तौर पे कल रात को जो चेकिंग हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है अभी, कुल 13 स्टैक्स में से 2 स्टैक उन्होंने चेक किए थे, जिसमें बाहर की लेयर तो ठीक थी, लेकिन अंदर की लेयर में खराब माल, घुना हुआ गेहूँ पड़ा हुआ था। उसकी वीडियो मैंने बुलाई थी, जो मैंने आप सब लोगों को प्रेषित भी की थी। आज सुबह से हमारी टीम गई है और वो पूरी स्टैक्स को तोड़ के वो कितना गेहूँ अच्छा और कितना गेहूँ खराब है, उसका पूरा वैल्यूएशन करेंगे। किसानों के हक पर डाका कहें, सरकार को करोड़ों का चूना कहें, या फिर गरीबों के मुंह से रोटी का निवाला छीनना, कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई। साथ ही ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जिन अधिकारियों के कंधों पर ऐसे घोटालों को रोकने की जिम्मेदारी है, जब वही मिली भगत करेंगे तो ऐसा घोटाला भला कौन रोकेगा? कौन गरीबों के राशन की चिंता करेगा? कौन किसानों को उनका हक दिलवाएगा? या फिर सिर्फ कार्रवाई की बात कर अपनी जिम्मेदारी निभाने की रस्में अदा होती रहेंगी? देखना होगा कि जबलपुर में धान खरीदी घोटाले से बाद जिस तरह से अधिकारियों पर गाज गिरी थी, शायद उसका असर अधिकारियों पर नहीं पड़ा है। और अब एक बार फिर इस गेहूं खरीदी घोटाले में देखना होगा कि आगे चलकर जांच कहां तक जाती है और कौन कौन इस जांच की आंच में आता है। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। जबलपुर में गेहूं माफिया सक्रिय है तो छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में भू माफिया अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ की बेशकीमती सरकारी ज़मीन इनकी पहली पसंद बनी हुई है। हालात ये है कि 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन फर्जी तरीके से अपने नाम करा चुके हैं ये लोग, और इनके आगे शासन प्रशासन एकदम बेबस नजर आ रहा है।
छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में 1000 एकड़ सरकारी जमीन का घोटाला हुआ है। सरकारी जमीन का लोगों ने अपने नाम पर पट्टा बनवा लिया और उस पट्टे के एवज पर बैंकों से 100 करोड़ से अधिक का लोन ले लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। मुस्कुराइए आप छत्तीसगढ़ के शिमला में हैं। ये टैगलाइन भूमाफिया पर जमकर फिट बैठ रही है, क्योंकि कुदरती खूबसूरती से भरा अंबिकापुर का मैनपाट हिल स्टेशन जितना पर्यटकों को पसंद है, उतनी पसंद अब भूमाफिया का भी बन चुका है। भूमाफिया करीब 1000 एकड़ सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करा चुके हैं और जमीनों को बंधक रखकर बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन भी ले चुके हैं। यहाँ देखिए, प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी, मिडिल स्कूल, पंचायत भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र है, हाई स्कूल है। ये सब को मतलब फर्जी करके अपना नाम करवा लिया है, नर्मदापुर ग्राम पंचायत के निवासी। और इसका रिपोर्ट हम तहसील में भी दे दिए और वहाँ कलेक्टर साहब के पास भी दिए थे, एसडीएम के पास भी, लेकिन वहाँ जाने से बोलते हैं कि होगा कार्रवाई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होता है। ऑनलाइन में देखे तो मतलब यहाँ फर्जीवाड़ा बहुत सा ज़मीन का हो गया है, लगभग वही 300-400-500 एकड़ लगभग का हो गया है। और इसके बारे में मैं कलेक्टर के पास भी गया था और उसमें कुछ सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद विधायक के पास भी गया था। ये घोटाला बेहद शातिर तरीके से किया गया है। सरकारी बिल्डिंगों को भी अपने नाम करने में भूमाफिया ने संकोच नहीं किया। ग्रामीण जब तक कुछ समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। कटराजा, बरेमा, नर्मदापुर और औरंगा गांव में फर्जीवाड़ा चल रहा है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक ने ये फर्जीवाड़ा किया है। अपने और रिश्तेदारों के नाम पहले जमीन करवाई, फिर तहसीलदार और पटवारी की मिलीभगत उजागर हुई। सरकारी जमीन पर धान की खेती बताकर धान खरीदी की। जमीन पर 100 एकड़ का कर्ज भी बैंकों से ले लिया गया। सरकारी निर्माण के लिए गांव में जमीन ही नहीं बची है। बॉक्साइट माइंस के लिए जमीन के एवज में मुआवजा भी लिया। ग्रामीणों ने जब हर स्तर पर मामला उठाया तो अब एसडीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। जी, मैनपाट में ये इस प्रकार का मामला सामने आया था नर्मदापुर गांव में। इसमें जांच टीम बनाई गई और तहसीलदार और आरआई पटवारियों को जांच के लिए आदेश दिया गया है और प्रकरण भी न्यायालय में दर्ज किया गया है, नोटिस जारी किया गया है। तो जैसे जवाब आएगा और जांच रिपोर्ट आएगी, इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि किस स्तर तक ये जांच पहुंचती है और कार्रवाई की फाइल कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आ रही है। लिहाजा जांच शुरू तो हुई है, लेकिन अंजाम तक कब पहुंचेगी ये किसी को नहीं पता। छत्तीसगढ़ में हुए इस जमीन घोटाले पर क्या कोई जांच सही तरीके से हो पाएगी या जो जांच टीमें बनी है वो सही रिपोर्ट दे पाएंगी, राजनीतिक दबाव में नहीं रहेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि मैनपाट पर बुरी नज़र पड़ चुकी है, यहाँ की धरती पर बुरी नज़र पड़ चुकी है और यही वजह है कि हर गांव में जमीन घोटाले हो रहे हैं। इस पर राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इन सब आरोपों के बीच और राजनीतिक संरक्षण के बीच आखिर जिम्मेदार अफसर कितना कार्रवाई कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। बीजापुर का पीडिया इलाका, 10 मई को ये इलाका गोलियों की आवाज़ से थर्रा उठा था। चीख पुकार मच गई थी और कथित मुठभेड़ में पुलिस ने 12 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया। लेकिन ग्रामीण इस मुठभेड़ पर अब सवाल उठा रहे हैं। उठते सवालों और दावों के बीच विस्तार न्यूज़ की टीम उस अंदरूनी इलाके में पहुंची और विस्तार से हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश भी की। विस्तार न्यूज की टीम बीजापुर के घनघोर जंगलों से निकलकर उस गांव की ओर बढ़ रही है जहां 10 मई को कथित नक्सली मुठभेड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने पीडिया गांव में 12 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया था। ये इलाका पूरी तरह से जंगलों से घिरा है। खूबसूरती और घोर सन्नाटे के बीच आगे बढ़ते हुए हम उस जगह पहुंचे जहां मुठभेड़ हुई। गुलाम भारत की आजादी अपनी जवानी की दहलीज लांघ रही थी।
और माओवाद के शुरुआती कदम इस इलाके में पड़ चुके थे। पुलिस के अधिकारी जानकारी देते हुए बताते हैं कि शुरुआती माओवादी लड़ाकों ने इस इलाके के बाशिंदों में जमींदारी प्रथा के खिलाफ उठी एक क्रांति के नाम पर यहाँ पर लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। इस रुदन को शायद ही हम और आप महसूस कर सकें। ये पीड़ा नक्सलियों की कहें या फिर सिस्टम की, लेकिन दर्द इतना है कि आंसुओं का सैलाब बनकर बाहर निकल रहा है। हर चेहरे पर खौफ और दर्द दोनों दिखाई देता है। ग्रामीणों से जब बात की तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए नजर आए और मरने वालों को अपना बताते दिखे। अंकार तो लगा कि पता नहीं बोल के वो बेहोश में था, वो उसको कल उठा के ले गए। और इतने नहीं, ये लोग ऐसा झूठा बोल के माओवादी बोल के ग्रामीणों को बोल रहे सर। अब हमने ग्रामीणों की जिंदगी को करीब से देखने की कोशिश की, उनसे बात की, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो भयावह है और सोचने पर मजबूर करती है कि विकास इन तक क्यों नहीं पहुंचा। अगर विकास की पहुंच यहां तक होती तो शायद ये गांव नक्सलियों के साए से दूर रहते। तेंदुपत्ता संग्रहण की योजनाओं का इन्हें लाभ मिलता भी है या नहीं, क्या इन्हें योजनाओं के नाम भी मालूम होंगे? हम बात करके समझने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयत है। कौन गांव से हो? यही प्रिया गांव का सर। ये तेंदुपत्ता कार्ड का आपको कार्ड मिला? नहीं मिला। आपको मिला जी? नहीं मिला। यहाँ पर हमने इनसे पहले ही चर्चा करी है और इन्होंने हमें पहले ही बताया कि इन्हें कार्ड नहीं मिले हैं, क्योंकि आपको सुनना जरूरी है, सरकारों को सुनाना जरूरी है। ना सड़क है, ना शिक्षा है, ना ही पानी इन भोले भाले ग्रामीणों को मयस्सर है। आज भी यहाँ के लोग आदिम व्यवस्था से पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। पेड़ के तने में रिस कर आने वाला पानी ही इनकी जिंदगी का जरिया है, जिसे छुआ कहते हैं। वो भी लेने के लिए काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। महिला यहाँ पर पानी लेने के लिए आई हुई थी। एक बार ये तस्वीर को देखिएगा कि ये पानी कहाँ से लेने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर आजाद हुए हमें 75 साल का समय हो गया। हमने अमृत महोत्सव मना लिया। एक पेड़ के तने को काट कर यहाँ एक छोटा सा, स्थानीय भाषा में जिसे छुआ कहा जाता है, कई बार इसी चीज को कई दूसरे जगहों पर झिरिया कहा जाता है, यहाँ से ये पानी लेने के लिए आई हुई थी। और जब हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमें देखकर ये बिलख कर रो पड़ी, फूट कर रो पड़ी। इस महिला का दर्द समझिएगा, इस महिला की तकलीफ समझिएगा। ये जब से शायद ये इतनी ही बड़ी रही होगी या इससे भी छोटी रही होगी, जो इसके गोद में एक बच्चा है। दिन के उजाले में तो यहाँ जीवन थोड़ा आसान नजर आता है, लेकिन जब अंधेरा छाता है पूरी जिंदगी ही अंधकारमय हो जाती है। ग्रामीणों का जीवन आज भी आदि मानवों की तरह ही नजर आता है, जो बताता है कि सरकारों और जिम्मेदारों ने इन्हें अनाथ छोड़ दिया। पीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट हमें झकझोर रही थी, जहन में कई सवाल उठ रहे थे। तो यहाँ से निकलने के बाद जिम्मेदारों से सवाल के जवाब लेना भी जरूरी हो गया था। एसपी जितेंद्र यादव ने वहाँ के हालातों के बारे में चर्चा की और साथ ही उन आरोपों का जवाब भी लिया जो ग्रामीण कथित मुठभेड़ को लेकर लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वो ग्रामीण थे और हाल ही में माओवादियों ने भी एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें वो कह रहे हैं कि 2 उसमें से उनके सदस्य हैं, बाकी जो है निर्दोष ग्रामीण। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जैसे जैसे नक्सल विरोधी अभियानों में गति आई है और जो उनका जो क्षेत्र है, माओवादियों का जो क्षेत्र है जिस पे उनका प्रभाव था, वो कम होता जा रहा है। तो उसकी बौखलाहट की वजह से एक काउंटर नैरेटिव उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों को भय दिखाकर उनको ये बरगलाया जा रहा है कि आप ये बात करें। जो मारे गए माओवादी थे, स्पष्ट तरीके से वो माओवादी ही थे, जिनके ऊपर इनाम भी थे और उनके खिलाफ अपराध भी कायम थे, जिस पर जो नक्सल विरोधी अभियान में मारे गए। एसपी मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने का दावा कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ग्रामीणों को डरा धमकाकर नक्सली इस तरह के आरोप लगवाते हैं। नक्सलियों के साए को दूर करने के लिए विकास की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तक पीडिया जैसे गांवों को अनाथ क्यों रखा गया? क्या उन्हें नक्सलियों की पनाहगाह के लिए छोड़ा गया है? 10 मई जैसी घटनाओं के लिए जितने नक्सली जिम्मेदार हैं, उतनी जिम्मेदारी प्रशासन की भी है।
अगर विकास होता तो शायद ये गांव नक्सलियों की यूनिवर्सिटी नहीं बन पाते। विस्तार न्यूज के लिए युकेश चंद्राकर की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। अमूमन शांत और खुशमिजाज शहर की फिजाओं में इन दिनों गुनाह की तीखी गंध फैली हुई है। चुनाव खत्म होने के बाद अचानक क्राइम का ग्राफ बढ़ा और धीरे धीरे भोपाल अपराध की राजधानी सी बनता नजर आ रहा है। भोपाल को लगी किसकी नजर? गुंडे बदमाश बरपा रहे कहर। शांत, सुंदर और स्वच्छ राजधानी भोपाल इन दिनों अपराध का अड्डा बनती जा रही है। अभी आचार संहिता भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। राजधानी के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही हैं कि राजधानी का हर बाशिंदा सहमा हुआ है। पहला केस झरनेश्वर कॉलोनी में सोमवार आधी रात को बदमाशों का कहर। बदमाशों ने कार बाइक में तोड़फोड़ की, तलवारें चली। दूसरा केस न्यू मार्केट में मंगलवार रात को युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमले में युवक घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती। तीसरा केस सोमवार रात को अशोका गार्डन में खुलेआम चाकूबाजी की गई। 3 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। चौथा केस गोविंदपुरा के बरखेड़ा पठानी में छेड़खानी हुई। शनिवार को घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी की गई। ये मामले बताते हैं कि कैसे भोपाल के क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। विस्तार न्यूज की टीम ऐसे ही इलाके में पहुंची जहां गुंडे बदमाशों ने कहर बरपाया है। आचार संहिता के दरमियान ही राजधानी में अचानक क्राइम बढ़ गया है। ये क्राइम गाड़ियों में तोड़फोड़ का है, तलवारबाजी का है। इसके साथ साथ में घटनाक्रम ये भी है कि लोगों की जान सासत में है। लोग परेशान हैं, उससे ज़्यादा भयाक्रांत भी हैं कि आखिर शांति के टापू इस राजधानी को हुआ क्या है। क्यों अचानक से जो है यहाँ क्राइम बढ़ गया, बदमाश क्यों बेखौफ हो गए और क्यों लोगों की जान के कहीं ना कहीं उन पर शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रहवासी सहमे हुए हैं तो व्यापारी भी डरे हैं। उन्हें चिंता व्यापार की है, साथ ही अपनी जान की भी। पुलिस अपना काम करे ठीक से तो ये क्राइम वैसे ही कम हो। उसको आखिर वजह क्या है, क्राइम क्यों बढ़ गया? वजह क्या, बाहर की पब्लिक बढ़ने से क्राइम बढ़ गया है। कल ही 2 घटनाक्रम हुए यहाँ पर। ये सब ही बाहर की पब्लिक बढ़ने से हो रहा है। अच्छा, रात को बेवजह घूमने वालों, शराब नोशी करने वालों, इनको रोकना चाहिए, जो पुलिस अभी ठीक से नहीं कर पा रही है। क्योंकि थोड़ा पुलिस का भी खौफ होना चाहिए। फालतू लोगों में तो घूमना अपने आप बंद हो जाएगा। अभी क्या है, बेखौफ हो के हर गुंडे बदमाश सब घूमते हैं, तो आम पब्लिक को परेशानी होती है। महिलाएं निकलती हैं, लेडीज़ निकलती हैं, जॉब पे जाती हैं, जहाँ से सबको खौफ रहता है। ऐसी वारदात होंगी तो और खौफ बढ़ेगा ही पब्लिक में। सवाल पुलिस की गश्त और मुस्तैदी पर भी उठ रहे हैं। आखिर आचार संहिता के बीच बदमाशों के हौसले कैसे बुलंद हैं? पुलिस क्या कर रही है? और इन सब सवालों के जवाब दिए पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने। विगत दिनों 1-2 घटनाएं हुई हैं। आज पुलिस ने सभी मामलों में तत्परता से आरोपियों को पकड़ा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। किसी भी तरह के अपराध को या किसी भी तरह के आपराधिक व्यवहार को पुलिस 0 टॉलरेंस पर बर्दाश्त करेगी। किसी भी तरह से उसे सहन नहीं किया जाएगा। और जैसी भी घटनाएं हुई, आपने देखा होगा छिटपुट जो भी घटनाएं हुई, पुलिस ने तत्परता से उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की। पुलिस के अपने दावे हैं, लेकिन राजधानी की भी अपनी हकीकत है। बीते 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि अपराधी बेलगाम हो गए, पुलिस बेबस हो गई और प्रेम और भाईचारे की मिसाल रचने वाले इस शहर में हर तरफ गुनाह की इबारत लिखी जाने लगी है। इन सवालों का जवाब पुलिस को ही देना है और इसका एक ही जवाब हो सकता है, जो बदमाश हैं उन पर नकेल कसना, उन पर कार्रवाई करना। लेकिन ये पुलिस कब तक कर पाएगी, देखना होगा। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज के लिए। गर्मी में जल संकट की बात कोई नई नहीं है, लेकिन खरगोन में इस जल संकट ने आदिवासी अंचल के लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। 2 बूंद पानी के लिए इतनी मशक्कत है कि रोजी रोटी भी छोड़नी पड़ रही है। लेकिन जिम्मेदारों को हर तरफ व्यवस्थाएं तो दुरुस्त ही नजर
उस गांव में 2 सिंगल फेस मोटर उपलब्ध करा दी गई है और अब वहाँ पे पानी का इतना संकट नहीं है। और इसके साथ ही वहाँ पे निर्मल नीर भी है। लोगों को हिदायत दी जा रही, समझाइश भी दी जा रही है कि नाले वाले का पानी ना पिए और सीधे है ना, अगर हैंडपम्प है चालू है तो वहाँ हैंडपम्प से पानी ले, और अन्यथा निर्मल नीर है, वहाँ पानी उपलब्ध है, वहाँ से पानी ले। दावों और सच्चाई में जमीन और आसमान का फर्क है। एसी केबिन में बैठे जिम्मेदार शायद ही पानी की कीमत को समझ सके। अब सवाल उठता है कि जिम्मेदार कब जमीन पर उतरकर हकीकत से रूबरू होंगे, ग्रामीणों के दर्द को समझेंगे, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी कोई भी कहानी नहीं लिख सकती। विस्तार न्यूज के लिए भारत पटेल की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।